नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का खास कार्यक्रम क्रिएटर्स कॉर्नर। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। द डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइव बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहां हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। एक दशक पहले तक भारत में कारोबार शुरू करना आसान नहीं बल्कि एक बड़ी चुनौती हुआ करता था। लाल फीताशाही, जटिल नियम और सरकारी प्रक्रियाओं के जाल में फंसा उद्यमी अक्सर हताश हो जाता था। लेकिन वर्ष 2014 के बाद तस्वीर बदलनी शुरू हुई। सुधारों की एक लंबी श्रृंखला ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सिर्फ नारा नहीं बल्कि हकीकत बना दिया। नतीजा, जो भारत कभी इस रैंकिंग में पीछे था, वही आज दुनिया के अग्रणी देशों में अपनी जगह बना चुका है। कंटेंट क्रिएटर मयंक बालियान अपने इस वीडियो में बता रहे हैं कि कैसे भारत बना निवेश और व्यापार के लिए एक पसंदीदा ठिकाना। आपने कभी भी सोचा है कि जो भारत आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने ऊपर आ रहा है, उसमें पहले बिजनेस करना कितना मुश्किल होता था और कितना वो कठिन कार्य था। लंबी लंबी लाइनें, ढेर सारे कागज, ढेर सारी फाइलें इधर से उधर महीनों तक घूमती रहती थी। लेकिन आज वही काम आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से और वेब पोर्टल से सेकंडों में, मिनटों में कर पाते हैं और उसकी गति बहुत तेज हो गई है, क्योंकि इसको करने के लिए आपको एक दूसरे अफसर में आज चक्कर नहीं लगाने पड़ते और इसके कारण वो बहुत तेजी से हो जाता है। आज हम ये समझेंगे कि भारत में बिजनेस करना जो इतना आसान हो गया है, उसके पीछे के क्या कारण हैं, क्या प्रयास है और कौन कौन से पोर्टल्स उस पर काम कर रहे हैं। तो भारत ने अपने पूरे बिजनेस को डिजिटल बना डाला है, उसको बदल डाला है। मतलब बिजनेस शुरू करने से पहले जब आप दफ्तरों के, अफसरों के चक्कर लगाया करते थे, वो काम आज आपको नहीं करना है और सब कुछ ऑनलाइन और आसान हो चुका है। तो पहले अलग अलग जो सरकारी दफ्तरों में आपको जाना पड़ता था, एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से ज्यादातर आज काम होने लगे हैं और इसके कारण वो सारा जो एक साइक्लिक डिले उस काम करने को, बिजनेस शुरू करने में हुआ करता था, वो खत्म हो चुका है। इसको हम एक उदाहरण से भी समझते हैं। जैसे बड़े बड़े मेट्रो शहर में अगर आपको कोई सामान लेने के लिए जाना पड़ता था, तो पहले के काम में आप अलग अलग दुकानों पर जाते थे, अलग अलग बाजारों में जाते थे, जिसके कारण आपको कुछ सामान लेने के लिए लंबे समय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। लेकिन शॉपिंग मॉल ने उस पूरी प्रक्रिया को बदल डाला है और आज आप एक ही मॉल में, एक ही दुकान या आसपास के दुकान से आपके सब काम हो जाते हैं। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ऐसे ही उस तरीके की एक प्रक्रिया डेवलप की गई है जिसमें अब तक 8,29,000 से ज्यादा अप्रूवल दे चुका है और मतलब जिसके कारण लाखों का बिजनेस शुरू हो चुका है। ऐसा ही एक पोर्टल MCA21 कंपनी को रजिस्टर करने के लिए सरकार ने शुरू किया, जिस पर पिछले 5 साल में 3,84,00,000 करोड़ फाइलिंग्स हुई है। मतलब कंपनियां लगातार रजिस्टर्स हो रही हैं और वो भी ऑनलाइन माध्यम से। उनको फिजिकल मोमेंटम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस पर अब तक 7,71,00,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और जिसने इन रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो बिजनेस एक्सपेंशन हुआ है, उसके द्वारा लगभग 34 करोड़ जॉब्स को उससे सपोर्ट मिला है। ऐसा ही आपने देखा होगा जब सरकार GST लेकर आई तो उस पर भी तमाम सवाल थे, लेकिन आज GSTN प्लेटफॉर्म्स पर उसके द्वारा जो प्लेटफॉर्म व्यापारी को, जब बिजनेस वर्क को दिया जाता है, उसके द्वारा 102 लाख करोड़ से ज्यादा के पेमेंट वो प्रोसेस कर चुका है। यानी टैक्स सिस्टम में अब पूरी तरह डिजिटल और वो आसान हो चुका है और GST फाइलिंग अब कोई सरदर्द नहीं है और उसके द्वारा बिजनेस एक्सपेंशन भी उसी दिशा में हो रहा है। और अगर हम UPI की बात करें, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, भारत का UPI सिस्टम को पूरी दुनिया इंटरेस्ट दिखाती है कि उसको अपनाया जाए, तो उस UPI सिस्टम में सिर्फ जनवरी 2026 के दौरान
21 अरब 70 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर सेकंड में लाखों डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। 5 रुपए से लेकर 5 लाख तक की वस्तुएं आप यूपीआई सिस्टम के द्वारा खरीद और बेच पाते हैं, जिसके द्वारा जो बिजनेस की प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ती जाती है। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है वो हम समझते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात करते हैं हम एपीआई की, जो एक पुल की तरह होता है जो अलग अलग सिस्टम्स को जोड़ता है। इससे एक सिस्टम एक दूसरे से आसानी से बात कर पाता है और डेटा शेयर कर पाता है, जिसके कारण ये सारी प्रक्रिया आसानी से हो पाती है। ऐसे ही स्पाइस प्लस फॉर्म की मदद से आप एक ही जगह पर कंपनी रजिस्ट्रेशन, उसका पैन कार्ड, जीएसटी और बैंक अकाउंट जैसे सारे काम एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही फॉर्म के द्वारा कर लेते हैं। यानी पहले जो आपके 10-15 अलग अलग काम होते थे उसको एक ही फॉर्म के द्वारा कर दिया जाता है ताकि वो फास्ट प्रोसेस हो जाए। ई वे बिल आपने सुना है, जो ट्रांसपोर्ट को जिसने आसानी से बना दिया है, आसान बना दिया है। पहले क्या होता था कि जब ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह पर सामानों की जो ट्रांसपोर्ट किया जाता था उसमें बहुत सारे बाधाएं थी, लेकिन ई वे बिल ने हर राज्य में अपना अलग परमिट पहले लगता था, लेकिन ई वे बिल ने वो आसान कर दिया है और आज सारा जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है भारत में वो डिजिटल हो गया है, जिसके कारण आपका समय भी बचता है और ट्रांसपोर्ट भी की तेजी भी बहुत बढ़ गई है। आइस गेट और ECOO जैसे सिस्टम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आसान बनाते हैं। इससे भारत से बाहर व्यापार करना भी सरल हो गया है और पहले की तुलना में उसकी ट्रांजैक्शन भी बहुत फास्ट हो चुका है। ऐसे ही यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को, जैसे मैंने बताया, पूरी तरह से बदल डाला है। एक ही ऐप पर आप कैसे पैसे भेज सकते हैं, कैसे पैसे रिसीव कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक QR कोड की जरूरत होती है। और ऐसा ही सिस्टम और भी कई देशों में इस्तेमाल हो रहा है। जैसा मैंने बताया उसमें कई देश भी उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। ऐसा ही एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्लेटफॉर्म सरकार चला रही है वो है GEM, जिसके द्वारा छोटे व्यापारी भी सीधे सरकार को सामान बेच सकते हैं। पहले की टेंडर प्रक्रिया जो होती थी वो फिजिकल होने के कारण उसमें बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, भ्रष्टाचार भी व्याप्त था, लेकिन जेम के द्वारा व्यापारी सीधा सरकार को अपना माल बेच सकता है। उसकी पेमेंट की प्रक्रिया भी उससे आसान हो चुकी है। और ठीक ऐसे ही ONDC एक ऐसा ओपन नेटवर्क है जहां छोटे दुकानदार भी बड़े प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, बड़े प्रतिस्पर्धा यानी बड़े व्यापारियों के द्वारा जो बनाया गया सिस्टम था उससे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। लेकिन इन सब डिजिटल बदलाव का सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो है आपका समय कम लगता है, कम खर्चा होता है, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आती है और आपको मौके भी ज्यादा मिलते हैं, जिसके द्वारा बिजनेस करने की पूरी प्रक्रिया बेहद तेज हो चुके हैं। तो आज भारत का बिजनेस सिस्टम पूरी तरह बदल चुका है। अब कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, उसे आगे बढ़ा सकता है और इसी कारण से भारत आज दुनिया के सबसे सुरक्षित, सबसे तेज और आकर्षक बिजनेस डेस्टिनेशन की लिस्ट में ऊपर की तरफ छलांग मारने के लिए लगातार प्रयासरत है और जो सफल भी हो रही है। और आइए अब बढ़ते हैं आगे और बात जरा दिल के मामलों की कर लेते हैं। दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी इसे किया जाता है। अनियमित जीवन शैली, बढ़ता तनाव और तकनीक का गलत इस्तेमाल हमें धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ की ओर ले जा रहा है, जिसका परिणाम है हार्ट अटैक। लेकिन सवाल है, क्या हम इसके संकेत समय रहते पहचान पाते हैं और क्या इससे बचा जा सकता है? इन सभी जरूरी सवालों के जवाब और आसान बचाव के उपाय बता रहे हैं डॉक्टर अंकुर गुप्ता अपने इस वीडियो में। हमारी रोजमर्रा की आदतें, हार्ट अटैक तक का सफर। एक सिंपल सा सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं आपके हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, अक्सर जवाब आता है कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, जंक फूड। ये गलत नहीं है, लेकिन ये पूरा सच भी नहीं है। सच ये है कि दिल का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो हम कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और शायद कल भी करेंगे। उसका नाम है नॉर्मल। सुनने में अजीब सा लगता है, नॉर्मल भी कोई बीमारी होती है, पर जरा समझिए, इंडिया में हम हार्ट अटैक को अक्सर एक अचानक घटना मानते हैं, जैसे बिजली गिर गई हो। लेकिन मेडिकल सच ये है कि हार्ट अटैक अचानक नहीं होता, हार्ट अटैक प्रैक्टिस करके होता है। हाँ, आप रोज बिना शोर मचाए, बिना कंप्लेंट किए हार्ट अटैक की प्रैक्टिस करते हैं। हम रोज खुद से कहते हैं, बस आज थोड़ा लेट सो गए, बस आज वॉक मिस हो गई, बस ऑफिस का थोड़ा प्रेशर था, बस थोड़ा सा स्ट्रेस है। पर दिल को ये बस समझ में नहीं आता। उसके लिए हर बस एक इंस्टॉलमेंट होती है और जब इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाती
आती हैं, फाइनल नोटिस आ जाता है। चलिए एक बिल्कुल नॉर्मल दिन इमेजिन करते हैं। सुबह टाइम कम, ब्रेकफास्ट स्किप, चाय तो पी ली है, वॉक काफी है, दिन भर डेस्क पर बैठे रहना क्योंकि काम जरूरी है, लंच डिले या मिस, डेडलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, पानी पीना भी भूल जाते हैं, शाम को थकान तो एक्सरसाइज कल, रात को भूख तो हैवी डिनर और फिर मोबाइल स्क्रीन देखते देखते सो जाना। ये सब नॉर्मल लगता है, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन याद रखिए, हार्ट अटैक से पहले हमारी लाइफस्टाइल दिल पर रोज अटैक करती है और लाइफस्टाइल वो खुद हम ही डिजाइन करते हैं। इंडिया की असली प्रॉब्लम सिर्फ जंक फूड नहीं है, असली प्रॉब्लम है जंक रूटीन, जंक स्लीप, जंक स्ट्रेस मैनेजमेंट, जंक ईटिंग थिंग्स और ऑलमोस्ट नो मूवमेंट एट ऑल। सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि ये सब सोशली एक्सेप्टेबल हो चुका है। हम इसे हसल कहते हैं, डेडिकेशन कहते हैं, पर आपका हार्ट इसे स्लो पॉइजन कहता है। एक छोटी सी बात नोटिस कीजिए, फोन 5% बैटरी पर आते ही हम तुरंत चार्जर लगा देते हैं, लेकिन जब बॉडी सिग्नल देती है, सीढ़ी चढ़ते वक्त सांस फूलना, हमेशा थकान, फोकस कम होना, हम कह देते हैं नॉर्मल है। और यही नॉर्मल सबसे खतरनाक बीमारी बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब जिम ज्वाइन करें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि परफेक्ट हो जाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दिल को हीरो नहीं चाहिए, दिल को रूटीन चाहिए। रूटीन मतलब रोज 20 मिनट चलना, टाइम पर खाना, थोड़ा ही सही पूरी नींद लेना, रियल नींद, स्क्रीन नहीं, स्ट्रेस को इग्नोर नहीं, मैनेज करना। 5 मिनट भी काफी है इसके लिए। ये दवा नहीं है, ये कॉमन सेंस है जो आजकल अनकॉमन हो चुकी है। तो आज एक बात याद रखिए, हार्ट अटैक एक दिन होता है, लेकिन दिल को हम रोज नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम रूटीन बदल लें तो कहानी का एंड भी बदल सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अंकुर गुप्ता। ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं, पब्लिक सर्विस मैसेज है और एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी। अपना ख्याल रखिए, अपने दिल का ख्याल रखिए। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर और आइए बढ़ते हैं आगे। लाइट और शेड, ड्राइंग की वो कला जो साधारण स्केच को भी दे देती है शानदार 3D लुक। सही जगह पर रोशनी और छाया का संतुलन किसी भी तस्वीर को जीवंत बना सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए? लाइट शेड ड्राइंग की बारीकियों को आसान तरीके से समझा रहे हैं कंटेंट क्रिएटर मोहित जांगड़ा अपने इस वीडियो। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइट एंड शेड के बारे में। और ये लाइट एंड शेड बहुत एक सिंपल टॉपिक है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, अगर कोई बिना लाइट एंड शेड को समझे किसी चीज़ में शेडिंग कर रहा है, किसी ड्राइंग में शेडिंग कर रहा है, तो वहाँ पर पेंसिल घिसने से ज़्यादा और कुछ हो नहीं रहा है। चलिए इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक स्फीयर है, यहाँ से लाइट पड़ रही है। तो जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो एक कोर शैडो बनाती है। अब कोर शैडो से क्या मतलब है? ये मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पर लाइट पड़ रही है, तो जब लाइट पढ़ते पढ़ते किसी ऑब्जेक्ट की एक पीक पर आ जाती है, जब राउंडनेस की पीक पर वो आ जाती है, तो वहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट होता है लाइट का, वहाँ पर एक कोर शैडो फॉर्म होती है। और दूसरी साइड अगर वहाँ से कोई लाइट पहुँच पा रही है वहाँ तक, या फिर कोई दूसरा सोर्स है लाइट का, वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, वो हाथ पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो वहाँ पे हमें रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी। यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करके उसको समझ लेते हैं। अब इसकी मान लीजिए यहाँ से ये हल्की सी इसकी शेडो आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं कास्ट शेडो। तो अब अगर मैं इस कोर शेडो को यहाँ से, ये मान लीजिए मैंने पूरा कोर शेडो को ये ब्लॉक कर दिया। अब मैं यहाँ से इसकी जो कास्ट शेडो पड़ रही है उसको भी कवर कर देता हूँ और मैं पूरा ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर कवर कर लेता हूँ।
अभी बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा टर्निंग दिखाने के लिए मैं हल्का सा यहाँ पे एक स्मज सा कर रहा हूँ ताकि वो टर्निंग फॉर्म हमें मिल जाए। जल्दी से मैं यहाँ पर कर देता हूँ। और सेम चीज़ जो शैडो है उस पर भी मैं कर देता हूँ। तो ये हमारी हो गई शैडो। अब लाइट यहाँ से पड़ रही है और जो लाइट जिस एरिया में पड़ रही है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है लाइट से एरिया, उस एरिया को हम लोग, अब इसके ऊपर लाइट यहाँ से पड़ रही है तो ये जो हमारा जो सबसे ज़्यादा लाइट एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं हाईलाइट। और फिर हमारे पास सेकंड आता है मिड टोन। अब मिड टोन मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, हल्का हल्का अगर मैं ये इस चीज़ को भी थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पर कवर करता चलूँ ताकि थोड़ी टर्निंग फॉर्म हमें मिल जाए, तो ये एक मिड टोन हो जाएगा। यहाँ पे मिड टोन या फिर हाफ टोन हम लोग इसको बोलते हैं, मिड टोन या फिर हाफ टोन। अब इसके साथ साथ यहाँ पर जो मैंने पहले ही बताया था आपको, ये है कोर शैडो। और उसके बाद हमारे पास, क्योंकि लाइट यहाँ से पड़ रही है और फिर ये वापस से बाउंस होके यहाँ पर पड़ती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। और फिर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की परछाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं कास्ट शैडो। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए कोई किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रही है और वो कुछ इस तरीके का है। ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब यहाँ पर ये तीखे किनारे हैं इसमें, तो लाइट अगर इसके मान लीजिए यहाँ से ऊपर से पड़ रही है तो ये तो हो गया, यहाँ पर तो लाइट पड़ ही रही है, ये तो पूरा लाइट हो जाएगा पोर्शन। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पर, क्योंकि एक शार्प एज है, जो बेंड है वो काफ़ी शार्प है, तो यहाँ पर बहुत एक शार्प इस तरीके से लाइन आ जाएगी और फिर वो नीचे आते आते रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से थोड़ी लाइट हो जाएगी। यही चीज़ अगर जो थोड़ी सी राउंडनेस में हो, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, तो इसी सेम चीज़ के ऊपर जो लाइट है वो थोड़ा ये इस तरीके से बेंड होगी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर ये किनारे जो थे इसके काफ़ी जो बेंड हो रही है लाइट, काफ़ी तीखे किनारे से बेंड हो रही है, और यहाँ पे जो है वो गोलाई है थोड़ी सी एज के अंदर, तो वहाँ पर लाइट जो है वो सॉफ्टली बेंड हो रही है। अब यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा गोलाई है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली बेंड हो रही है। तो कुछ इस तरीके से लाइट बिहेव करती है जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। तो जब भी हम लोग लाइट एंड शेड की बात करते हैं तो हमारे पास मेनली सिर्फ ये 5 चीज़ें होती हैं: हाईलाइट, मिड टोन, कोर शैडो, रिफ्लेक्टेड लाइट और कास्ट शैडो, जो उस ऑब्जेक्ट की परछाई है। और ये चीज़ हर एक फॉर्म पर लागू होगी। किसी भी चीज़ पर अगर कोई लाइट पड़ रही है तो वो इसी तरीके से रिएक्ट करेगी उसके ऊपर। बस एक राउंड पत्थर है यहाँ पे, इसको मैं आपको लाइट डाल के आपको समझाता हूँ। अभी एक पत्थर है मेरे पास, हालांकि ये चपटा स्फीयर है, पूरा मतलब गोलाई में नहीं है। अब इस पर अगर लाइट पड़ रही है, मान लीजिए यहाँ से देखिए, तो ये जो चीज़ है, मैं पेंसिल ले लेता हूँ। अब ये जो चीज़ है आप देख सकते हैं, ये है कोर शैडो, जहाँ पर फॉर्म टर्न हो रही है। अब इसमें क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी बहुत लाइट कलर का है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। अगर मैं अपना हाथ ले आता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ये, अब आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पर आई थी। और ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो लाइट सोर्स है वहीं से आ सकती है। अगर कोई दूसरी चीज़ बैकग्राउंड में है, दूसरी तरीके की कोई कलर की भी लाइट आ रही है, तो वहाँ से भी उसकी ऑब्जेक्ट पर वो लाइट पड़ सकती है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये एक पिंक कलर का कुछ रखा है, पिंक कलर का फॉर्म यहाँ पर रखा है, तो आप देख सकते हैं जो ये लाइट है यहाँ पर बिल्कुल पिंक हो गई। और अगर मैं इसको पीछे ले जाता हूँ तो यहाँ पर कोई रिफ्लेक्टेड लाइट हमें नज़र नहीं आ रही है। मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, पूरी रिफ्लेक्टेड लाइट पिंक कलर की हो जाती है। अब चलिए मैं इसको आगे रख देता हूँ तो ये पूरा येलो हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ तो ये पिंक हो जाता है। मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ तो ये येलो हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। लाइट यहाँ से पड़ रही है इस ऑब्जेक्ट पर और यहाँ से बाउंस होकर के इस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है।
इस फोम से, इस येलो कलर के फोम से बाउंस होकर ये लाइट जो है वो यहाँ पर पड़ रही है। और अगर मैं इस येलो फोम को हटाता हूँ तो ये आ जाता है। सो अब इसको मैं दोनों को साइड में रखता हूँ। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और इसको एडवांस में समझते हैं। मैं इस पत्थर को यहाँ पर रखता हूँ साइड में, और हम लोग इस पर इसको समझते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक मैनीक्विन है। अब आप सारी चीज़ें इसमें बहुत क्लियरली देख पाएंगे जो ये कंसेप्ट हमने समझा था। देखिए ये थी हमारी कोर शैडो, और यहाँ पर जो ये हमें नज़र आ रही है ये भी है हमारी कोर शैडो, और फिर ये है हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट। और आप किसी भी फोम पर देख सकते हैं, हर एक फोम के ऊपर आपको ये मिलेगी। यहाँ पर ये देखिए ये एग जैसी शेप है। अब ये जो है हमारी ये जो लाइन आप देख रहे हैं कोर शैडो है, और फिर यहाँ पर ये पड़ रही है ये रिफ्लेक्टेड लाइट, और यहाँ पर ये हाईलाइट है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर फेस पर इसको लेके जाता हूँ तो फेस पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये फेस जो है वो हवा में है, तो दूसरी जो नीचे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो इतनी ज़्यादा पहुँच नहीं पा रही है। तो यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अगर मैं अपना हाथ यहाँ पर लेके आता हूँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल, और मैं दूर लेके जाता हूँ तो रिफ्लेक्टेड लाइट आप महसूस यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए। सो कुछ इस तरीके से हम लोग लाइट एंड शेड को समझते हैं, और फिर आप इसको अपनी शेडिंग में और अपनी ड्राइंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नए क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार।